वेलकम टू MGT 211 सीरीज। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले आप ये देखें कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में ये एक डेफिनेशन, लिटरली द वर्ड बिजनेस मींस द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। एंड देन ये लाइन, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस। ये MCQs में आ सकती है कि पूछा जा सकता है कि पर्सनल यूज़ और परचेज के लिए जो गुड्स और सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस और परचेज की जाती हैं पर्सनल यूज़ के लिए, वो बिजनेस में आती हैं या नहीं। तो उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। एंड देन ये 3 डेफिनेशंस आपने याद रखनी है कि कौन सी डेफिनेशन किस राइटर की है। देन नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे आ जाएं। ये एक डायग्राम से आप देख लीजिएगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे आ जाएं। कैपिटल का मतलब होता है सरमाया या इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। तो ये MCQ में आ सकता है कि बिजनेस का लाइफ ब्लड कौन सा है, तो आपने बताना है कि कैपिटल है। फिर कैपिटल का मतलब सरमाया या इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं। फिर आगे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी वो प्रोडक्ट होता है जिसे ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ गया यूटिलिटी इकोनॉमिक टर्म रेफर कैरेक्टरिस्टिक। इसे छोड़ दें, जस्ट ये याद रखें कि ये एक प्रोडक्ट होता है जो सोसाइटी को फैसिलिटेट करने के लिए होता है। फिर देन डीलिंग इन प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसे रहने दें। इस्लामिक ये आ सकता है आपका डेफिनेशन आ सकती है MCQs में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नाउन एज प्रॉफिट। मोटिव, देन ये आगे मोटिव का MCQ है। द मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ये आपको पूछा जा सकता है कि बिजनेस का मोटिव क्या है, तो वो प्रॉफिट अर्न करना है। फिर आगे नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी बिजनेस नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग। हर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल वर्क करने के लिए हर बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड, ये जस्ट आप एक दफ़ा खुद ही रीड कर लीजिएगा, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। रेगुलर ट्रांजेक्शन, in business only those transactions included which have regularity and continuity। ये लाइन MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर देने से आप खुद रीड कर लीजिएगा। फिर आगे हमारे पास ये आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टू बिजनेस की। ये एक करेक्टरिस्टिक है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है, ये हम सबको पता है। फिर उसके बाद सेल्स और ट्रांसफ़र फॉर वैल्यूज़ और सोशल वेलफेयर, तो ये बिजनेस सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी से मतलब हमारी ज़्यादातर सोसाइटी का सरमाया वगैरह से और इस तरह से ही प्रॉफिट वगैरह बन रहा होता है। और हुकूमतों को टैक्स वगैरह मिल रहा होता है जिसकी वजह से मुल्क भी चल रहे होते हैं, और भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जब ये लेते देते हैं तो लोगों को इससे फ़ायदा होता है, बामी फ़ायदा होता है। आगे नेक्स्ट आ गया नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस कैसी है जी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे हम प्रॉफिट वगैरह अर्न करते हैं। और ये मतलब ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। फिर ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं तो ये ह्यूमन एक्टिविटी हो गई। फिर सोशल प्रोसेस होता है, इसमें एक बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, सिस्टम। फिर बिजनेस जो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट होता है, ये लाइन MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, कंपोनेंट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। यहाँ से आपका ये लेक्चर इम्पोर्टेंट बहुत शुरू हो गया है। बिजनेस, द वर्ड बिजनेस इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इन कंसर्न विद द अर्निंग मनी, ठीक है। और नेक्स्ट पे आप देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, ये एक डायग्राम है, आप इस पे एक नज़र ज़रा मैं आपको समझा देती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। अब इंडस्ट्री की भी फिर आगे से 2 टाइप्स होती हैं।
इंडस्ट्री की दो टाइप्स कौन सी होती हैं, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। इसी तरह कॉमर्स की भी दो टाइप होती हैं, एक होती है ट्रेड, एक होती है एड टू ट्रेड। उसके बाद प्राइमरी इंडस्ट्री की आगे से दो टाइप्स आती हैं, एक्सट्रिंसिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री की फिर तीन टाइप्स आती हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। इंडस्ट्री तो ये एमसीक्यूज की लाइन है, इंडस्ट्री इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आगे ये एक दफ़ा इस डेफिनेशन को आपने देख लेना, इंडस्ट्री मीन्स द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। काइंड ऑफ इंडस्ट्री, सबसे पहले दो मेन काइंड, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो चीज़ें देती है, उस मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री में जो चीज़ें वगैरह होती हैं ना, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज़ करती है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री को चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने के लिए देती है। फिर आगे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के आगे से दो टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये फिर सेकेंडरी के आगे से, प्राइमरी की भी आगे से टाइप आई हुई हैं और सेकेंडरी की भी आगे से टाइप आई हुई हैं। इसकी एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, और इसकी कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। फिर नेक्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, तो प्राइमरी इंडस्ट्री इज इंगेज इन प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ये रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है, जो कि फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री विच आर यूज, फिर वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, रॉ मटेरियल को, ठीक है, यूज़ किया जाता है। फिर आगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री की आगे से जो दो टाइप है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब जो ज़मीन के अंदर से रॉ मटेरियल निकाला जाता है, ज़मीन के अंदर की चीज़ें होती हैं जैसे कि फिशेस वगैरह हो गई, गैस, ऑयल, ये वगैरह। फिर नेक्स्ट जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री हमारे पास मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म होगा, फिशिंग फार्म होगा, फिशिंग मतलब मछलियों वगैरह को रख के उनकी तादाद को जो बढ़ाया जाता है, डेयरी फार्म, इसी तरह प्लांट नर्सरी, जिस तरह के प्लांट्स की रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, तो ये जो है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। फिर आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री, primary industry gives raw material to the secondary industry which then form into a useful material। तो सेकेंडरी प्राइमरी इंडस्ट्री का दिया हुआ सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल सारा यूज़ करती है और फिर एक यूज़फुल मटेरियल उससे निकालती है, ठीक है। तो इसके आगे से तीन टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विसेज इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि चीज़ों को कंस्ट्रक्ट वगैरह करने का जो काम होता है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स बना दी, कैनाल, रोड्स और ब्रिजेस वगैरह। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, the industry material is covered into some finished goods or semi-finished finished good or semi-finished good, for example textile mills, शुगर मिल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर वगैरह करती है, जिस तरह ये टेक्सटाइल मिल्स हो गई, शुगर मिल्स हो गई। इसी तरह सर्विसेज इंडस्ट्री जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ये लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, फ्रीलांसर्स, ये सारा हो गया। फिर उसके बाद आ गया कॉमर्स, तो the term commerce include all activities, function and institution which are involved in transferring goods in various industries from their place to production to ultimate consumer। ठीक है जी, तो कॉमर्स की मतलब वो एक्टिविटी होती है जो कि सारे बने हुए प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र करती है, मार्केट में ले जाना और बेचना जो होता है वो। फिर ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड इज कॉल्ड कॉमर्स, ठीक है। तिजारत करने का सामान, उसको कॉमर्स कहते हैं। तो एड ऑफ ट्रेड्स क्या होता है, तिजारत करने की चीज़ें। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ कॉमर्स, एक स्कोप ऑफ कॉमर्स में आ गया, एक ट्रेड है और एक एड टू ट्रेड है, ठीक है। ये कॉमर्स के आगे से दो मेन टाइप्स आई हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन दो मेन टाइप्स को आगे से डिस्कस करते हैं जी।
तो ट्रेड क्या होती है? द सिस्टम और चैनल विच हेल्प टू एक्सचेंज द गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। मतलब चीज़ों का वही चेंज, मतलब सर्विसेज लेना, उनसे पैसे लेना, और ये एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसको ट्रेड बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड, एक होती है जी हमारे पास कॉमर्स में, हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रेड, एक होती है एड्स टू ट्रेड, ठीक है। फिर आगे से ट्रेड की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है होम ट्रेड जो कंट्री के अंदर हो रही होती है, और एक होती है फॉरेन ट्रेड जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ठीक है। होम ट्रेड की फिर आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक होल सेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड होती है एक इम्पोर्ट और एक एक्सपोर्ट। होम ट्रेड क्या होती है जी? द परचेज ऑफ सेल्स एंड गुड इनसाइड द कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर। और फिर इस इट इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक, लोकल और इंटरनल ट्रेड। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। फिर उसके बाद होल सेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होल सेल ट्रेड क्या होती है कि बहुत सारे चीज़ों को ना होल सेल पर जो है शॉपकीपर्स की तरफ भेज दिया जाता है फैक्ट्री से, और वो फिर उन्हें मतलब दूसरे छोटे शॉपकीपर्स वगैरह को होल सेल प्राइस पे देते हैं, और फिर वो नेक्स्ट आगे से मूव किया जाता है। और रिटेल क्या है? जो रिटेल होता है ना, मतलब वो स्मॉल क्वांटिटीज में, फॉर एग्जांपल जो ये हमारे लोकल जो दुकानदार हैं, फिर ये हमें रिटेल ट्रेड कर रहे होते हैं और ये हमें लोकल प्राइस पे दे रहे होते हैं, जबकि ये पीछे से जो बड़ी दुकान वाले हैं उनसे होल सेल पर लेते हैं। उसके बाद फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, दो कंट्रीज के दरमियान होती है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक इम्पोर्ट एक एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब जो गुड्स या फिर सर्विसेज जो दूसरी कंट्री से ली जाती हैं, अपनी कंट्री में मंगवाई जाती हैं, और एक्सपोर्ट जो अपनी कंट्री से भेजी जाती हैं। तो कोई भी जो अच्छी तरक्की याफ्ता मुल्क होगा ना, तो उसका एक्सपोर्ट रेट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट रेट कम होगा। इसी तरह आगे एड टू ट्रेड्स में अब क्या क्या आ जाता है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउस एजेंट्स, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये तजारत में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ, मतलब रोड वगैरह, रोड से ही जाएगा ना प्रोडक्ट। फिर इंश्योरेंस, प्रोडक्ट की इंश्योरेंस वगैरह। फिर वेयर हाउस जहाँ से रखा जाएगा, फिर एजेंट्स जो से बेचेंगे, फिर फाइनेंस जो डिपार्टमेंट सारा उसका ख्याल रखेगा, उसके फाइनेंस वगैरह का। फिर एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट को जो प्रमोट किया जाएगा, और कम्युनिकेशन, फिर जो लोगों से कम्युनिकेट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रेड में हेल्प करती हैं। तो ये एड्स टू ट्रेड है। आगे ये आप इन्हें खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने अगर पढ़ा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आ जाए। Factors of production are the sources or input that are required for the production of goods and services। अच्छा, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि या फिर वो इन्हें रिसोर्सेज कह लें या इनपुट कह लें, जो कि गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में काम आते हैं। जैसे कि लेबर मतलब वो मजदूर जो होते हैं ना, उनका पूरा ग्रुप। और कैपिटल, सरमाया, इंटरप्रीनियरशिप, और इसी तरह फिजिकल रिसोर्सेज हमारे होते हैं। तो ये लेबर तो वही मैंने आपको बताया है। People who work in organization provide physical or mental efforts with capital is the amount of or property invested by investors, and the management ability of people to run the business. It involves identification of opportunity, allocation of resources, creation of wealth by assuming। and ये मतलब entrepreneurship, ये सारा businessman जो करता है ना, ये सारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो चेक करे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, फिर वो रिसोर्स वगैरह को एलोकेट करे, और वेल्थ वगैरह को क्रिएट करने के सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखे। फिर उसके बाद आगे आ गया जी फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड्स लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्डिंग, व्हीकल्स एंड मशीनरी। तो ये जो मशीनरी में यूज़ हो रही होती हैं फिजिकल रिसोर्सेज, ये वो होती हैं। आगे उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो मतलब जो एलोकेट करता है रिसोर्सेज को वो। तो इसके लिए दो मेन टाइप्स आगे से, प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है ना कि इसमें गवर्नमेंट सारा देखती है कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कहाँ पे लगाए जाएंगे,
इकोनॉमी का आउटपुट क्या होगा, ये सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और फ्री मार्केट जो होता है वो पब्लिक डिसाइड करती है। मतलब अगर प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई भी होगी। मतलब जो प्रोडक्ट अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में होगा तो कोई स्मॉल बिजनेस रनर उस प्रोडक्ट को अपने लॉन्च करेगा और उससे फिर पैसे कमाएगा। तो वो सारा डिपेंड करेगा एक उस पब्लिक पे, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का या तो बहुत थोड़ा सा मतलब हाथ होगा या होगा ही नहीं। इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। फिर आगे इन्वायरमेंटल फोर्सेस की दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, आर द फैक्टर्स विच आर फाउंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर से हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की हद में ना हो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अफेक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन को। और इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैक्टर्स उसको कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और कोई थ्रेट भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये आप जो हाईलाइट की हुई चीज़ें आप ये एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अगर जो सारे काम करने वाले हैं उस कंपनी में वो अगर पढ़े लिखे हैं तो ये उसका कंपनी को एक इजाफी फ़ायदा है। फिर आगे स्वॉट एनालिसिस, तो ये वो जी एनालिसिस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वगैरह को सबको देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। और ये हेल्प करती है कि कंपनी अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करे, अपनी वीकनेसेस को कम करे और अपॉर्चुनिटीज वगैरह को यूज़ करे और थ्रेट्स को भी मतलब थोड़ा न्यूट्रलाइज करे, कम करे, ठीक है। आगे स्ट्रेंथ क्या होती हैं, कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। वीकनेसेस internal characteristic of organization that prohibit it to perform well. अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर में आता है जी, दैट ब्रिंग खुशहाली या ग्रोथ, खुशहाली ग्रोथ और हायर परफॉर्मेंस लाता है अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इस तरह थ्रेट जो हो गया वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर में होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कम कर देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया ये क्वालिटी ऑफ गुड बिजनेसमैन। तो ये एबिलिटी टू प्लान, ये आप खुद इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप खुद इन नामों को एक दफ़ा देख सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब क्या क्या है इनमें लिखा हुआ है। एबिलिटी टू प्लान मतलब एक बिजनेसमैन में एबिलिटी होनी चाहिए प्लान करने की, वो अपने वर्कर्स को एक्टिवेटर अपने वर्कर्स को एक्टिवेट कर सके, बोल्ड हो, करेजियस हो, इसी तरह कोऑपरेट करे सबके साथ। इस तरह वो मतलब उसकी अच्छी रेपुटेशन हो। फिर वो मतलब अगर कोई हालात ख़राब होते हैं तो वो क्विक डिसीजन ले सके, डिसिप्लिन होना चाहिए। और मतलब खुद भी वो अपनी कंपनी के प्रोग्रेस के लिए उतना ही मतलब ज़्यादा काम कर रहा हो जितना वो अपने वर्कर से करवाता हो। इसी तरह फॉरसाइट हो, मतलब मार्केट पे नज़र हो उसकी, होनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो और उसमें ये पावर हो कि वो खुद न्यू चीज़ों को, न्यू मेथड्स को यूज़ कर सके और न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर सके। फिर इसी तरह नॉलेज हो, उसमें वो एक अच्छा लीडर हो, अच्छा एक कम्युनिकेशन वो अच्छी कर सके और उसकी पर्सनैलिटी उसकी कस्टमर्स को इम्प्रेस कर सके। इसी तरह ये सारे जो हैं ये आप खुद देख लें क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आगे ये स्ट्रैटेजिक प्लान आर बेस्ड ऑन, अच्छा ये लाइन जो है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने एक नज़र लाजमी देख लेनी है। स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, आ सकता है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को।